नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत ब्रिटेन रिश्तों में नई मजबूती की, नई ऊर्जा की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई में मुलाकात की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की ये पहली भारत यात्रा है। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों की नींव में लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हुए व्यापार समझौते से रोजगार बढ़ेगा। दोनों नेताओं के बीच विजन 2035 रोड मैप के तहत भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात भारत ब्रिटेन रिश्तों की करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। फॉर्मर एम्बेसडर योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सेवानिवृत्त मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच जी से, जो डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। ध्रुव जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। डॉक्टर मनोज जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। हम इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिटेन के साथ रिश्तों को लेकर क्या कहा। भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। And that's why I brought a record 126 British businesses with me to India this week. We had to get a bigger plane to travel over here than the one we planned, but that delegation is some of our biggest, most iconic businesses and smaller and medium-sized businesses, but also leaders from education, some of whom are with us here, and sport and the arts. As I say, our largest trade delegation for a decade, and so my first as Prime Minister, so of course the destination for that had to be here, had to be India. Later today, the Prime Minister and I will convene a renewed CEO forum, and that was much discussed yesterday as a direct channel for business. There was a real buzz in the room yesterday that this forum is going to have real life breathed into it to embody the agreement that we've already reached. जाहिर तौर पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली भारत यात्रा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की। योगेश गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की जो यात्रा है भारत की, उसको आप कैसे देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं उसमें यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? भारत और ब्रिटेन के संबंधों को कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है और उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो आज की इंटरनेशनल सिचुएशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, उसमें देखिए ये WTO का महत्व जो है वो थोड़ा कम हो रहा है जब से अमेरिका ने उनको अपना कोऑपरेशन देना बंद किया है। और इसके साथ साथ जो है वो काफी कंट्रीज जो है अब रीजनल या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने जो है वो
टैरिफ का यूज बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है हर चीज में जो है वो, चाहे वो ट्रेड का मुद्दा हो या कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो या कोई सिक्योरिटी रिलेटेड मुद्दा हो, हर चीज को वो एक टैरिफ की दृष्टि से, नॉन टैरिफ बैरियर और टैरिफ बैरियर्स की दृष्टि से वो उसको सुलझाना चाह रहे हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है और जिसके कि एक बहुत, जिसे कहते हैं डेंजरस और एडवर्स रिजल्ट्स निकलेंगे कुछ महीनों के बाद में। तो ऐसी स्थिति में जो है, जब दो बड़े मेजर कंट्रीज जो है जैसे इंडिया और यूके जो है जी, वो साथ आते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, हमें जो ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह है, जो हमारे यूजुअल मीन्स है, उनके साथ मिलकर जो है आपस बातचीत करके जो है इन चीजों के लिए एक समाधान निकालना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उससे सिग्नल अमेरिका को भी जाता है और जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी जाता है कि जो वो लोग कर रहे हैं वो गलत है। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया, प्रधानमंत्री स्टारमर ने ये बहुत बड़ा डेलीगेशन वो लेके आए हैं 3 महीने के बाद। जुलाई में अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे यूके में, 3 महीने के बाद इस तरह का इतना बड़ा विजिट होना जो है बहुत अनयूजुअल बात है। और उसका कारण देखिए ये है कि ब्रेक्सिट के बाद से जो है ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है उसकी स्थिति बहुत कमजोर रही है। जी, इकोनॉमी या तो ग्रो ही नहीं कर रही है, नेगेटिव ग्रोथ कर रही है, या 1% या लेस देन 1% ग्रोथ हो रही है। और हमें भारत में भी जो है देखिए, जब से ये टैरिफ वगैरह इन्होंने लगाने शुरू किए हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने, तो हमें भी जरूरत है कि भाई हम नए जो है ट्रेड पार्टनर्स की तरफ निगाह करें और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर अपना व्यापार बढ़ाएं। जी, तो व्यापार की दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट्स की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। और उसके अलावा देखिए हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो भारत और ब्रिटेन के बीच में बहुत जी, इंपॉर्टेंट जी, है। बिल्कुल योगेश जी, जैसे मैं वहां पर जी, इन मुद्दों पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन जो आपने बात कही है, जिस तरह से मुद्दा दोनों देशों के बीच ट्रेड का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया है, डॉक्टर मनोज, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि दोनों देशों ने हाल ही में एक बड़ा व्यापार समझौता किया था। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिटेन गए थे और उस समय जिस तरह से व्यापार समझौता हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, एक बड़ी टीम के साथ वो भारत आए हैं, आप कैसे देखते हैं इस समझौते को? देखिए मनोज जी, जो आज ये डायलॉग हुआ है, जो बातचीत हुई है, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर स्टारमर की एक अपनी, कह लीजिए कि थोड़ा सा आकांक्षा ये है कि जल्दी से जो सीटा है वो इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि उन्होंने यहाँ आने के पहले ही एक चीज ये कही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पेपर पर रह जाए जी, और इसके होने से यूके में जॉब क्रिएशन होगा और इनकम की कुछ गुंजाइश बढ़ेगी। और अगर यूके की इकोनॉमी, जैसे योगेश जी बता रहे थे, यूके की इकोनॉमी अभी स्टेबल नहीं हो पाई है कोरोना के बाद से, और फ्यूचर भी इनका बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। और दूसरा, इनका करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, अनलाइक इंडिया मैं कह सकता हूं कि उनका बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ वार किया है, उससे न केवल नाटो पूरा परेशान है, यूरोपियन यूनियन परेशान है, यूके भी बहुत बुरी हद तक परेशान है। तीसरा, जो रशिया का युद्ध चल रहा है, उसका जो एनर्जी क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में उसको लगता है, इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बात कही, वो ये कहा कि भारत को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हमें उसके साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। यानी कि इस पूरे उसमें प्रकरण में देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर स्टारमर इसको बहुत अहम मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसको अहम मानते हैं। लेकिन एक और भी चीज है कि अगले कुछ वर्षों में यूके और इंडिया के बीच का जो व्यापार है उसमें भी काफी परिवर्तन, ये सीटा के अलावा भी मैं कह रहा हूं, अगर सीटा नहीं भी होता तो बहुत व्यापक परिवर्तन होता जो यूके के फेवर में नहीं रहता। इसलिए इसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज की हालत बहुत अच्छी नहीं, अब वो इनकम जनरेटिंग
नहीं रहे। इसीलिए भारत की डेमोग्राफी का फायदा उठाने के लिए यहां पर निवेश करके कैंपस खोलना चाहे। एक कैंपस साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का गुड़गांव में प्रारंभ भी हो चुका है, पहला बैच वहां पर चल रहा है। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो दूसरा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आज का मैसेज है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हाईलाइट, क्योंकि बाकी चीजों की चर्चा तो हम कर ही रहे थे, क्या उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यूक्लियर एनर्जी भारत में खोल दिया है और उसका कोलैबोरेशन उन्होंने कहा है यूके से, आप उसमें चाहे तो सहयोग कर सकते हैं। यानी कि भारत उनको बता रहा है कि आप यहां पर अवसर ले सकते हैं, हमारे पास चॉइसेस हैं। तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से फिनटेक की आज शोकेसिंग हुई है और जिस प्रकार से ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने की बात है और जिस प्रकार से भारत अपने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को और तेजी से यूके में भेजेगा, और ध्यान रखिएगा यूके में जब वो अपने प्रोडक्ट्स को भेजता है तो आसपास के यूरोपियन कंट्रीज में भी वो आसानी से पहुंच बना लेता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस स्थिति का लाभ दोनों कंट्रीज उठाना चाहेंगे, उठाना भी चाहिए। लेकिन भारत की एक विशेषता यह है कि दूर की सोच करके अपना काम करते हैं और डेमोक्रेसी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इन दोनों को ध्यान में रख करके ये काम करते हैं। और जो आज प्राइम मिनिस्टर स्टारमर जो 125 लोगों का डेलीगेशन लेकर आए हैं, जो योगेश जी भी जिस पर हाईलाइट कर रहे हैं, मुझे लगता है बिटवीन द लाइंस इसको बहुत समझने की आवश्यकता है कि उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा कहीं न कहीं से बूस्टर डोज। मैंने इसीलिए मुद्दा उठाया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो एक बड़ी टीम के साथ भारत आए हैं, जाहिर तौर पे जो व्यापार समझौता है दोनों देशों के बीच में वो बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, ब्रिटेन को इस बात का एहसास है कि भारत तेजी से बढ़ती हुई एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से दोनों देशों को एक दिशा दे रहे हैं लोकतंत्र के आधार पर, वो भी अपने में एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन ध्रुव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी रखा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि डिफेंस का मुद्दा और खास तौर से समुद्री सुरक्षा का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के सामने आया है। धन्यवाद मनोज जी। देखिए, सिक्योरिटी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने दो बातें कही। एक तो इंडो पैसिफिक का जिक्र किया और दूसरा ये जो दो युद्ध हो रहे हैं, एक रूस और यूक्रेन के बीच में और दूसरा गाजा में, इनका भी जिक्र किया। मैं दोनों का थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक इंडो पैसिफिक की बात है, पूरा हिंद महासागर की भी बात है, यहाँ पर जो पूरी दुनिया की जो ट्रेड जाती है वो यहाँ से जाती है। और भारत ने जो अपना रुख रखा है कि फ्री एंड ओपन नेविगेशन, ये कुछ देश हैं जो इसका विरोध कर सकते हैं। खास करके मैं एक ही देश कहता हूँ जो चीन इसका ओपोनेंट बन सकता है। और यहाँ पर जो भारत के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो अमेरिका से और यूरोप से एक साथ मिल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो कोऑपरेशन का मुद्दा है ब्रिटेन के साथ, क्योंकि ब्रिटेन के पास भी एक स्ट्रांग नेवी है, फ्रांस के पास एक स्ट्रांग नेवी है और अमेरिका के पास एक स्ट्रांग नेवी है। बेशक यूरोप की नेवी इस इलाके पे नहीं है, थोड़ी सी फ्रांस की है, लेकिन यहाँ पर जो हिंद महासागर में और इंडो पैसिफिक में अगर आप पूरा रीजन ले तो मैं समझता हूँ एक ये बड़ा कोऑपरेशन का, एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन का मुद्दा बन सकता है, जिससे कि जो प्रधानमंत्री का मुद्दा है फ्री एंड ओपन नेविगेशन वो कायम रहे। ये तो एक है। दूसरा मैं समझता हूँ जो बहुत जरूरी बात है वो है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध। अभी यहाँ पर जो स्थान दिया है, जो भारत ने अपना स्टैंड दिया है और जो ब्रिटेन का स्टैंड है, ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि ब्रिटेन ने अपना पूरा जोर यूक्रेन के पीछे लगाया है और ये युद्ध पहले बंद हो सकता था, लेकिन ब्रिटेन ने उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, जिससे कि वो अभी तक भी चल रहा है। तो ब्रिटेन और लेकिन अगर आप देखी जाए तो जब एक बार अगर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तब एनर्जी प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज हो जाएंगी, जिसमें ब्रिटेन को भी बहुत फायदा होगा। भारत को तो खैर फायदा होगा ही। तो भारत ये चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से ये युद्ध बंद हो जाए, एक डिप्लोमेटिक तरीके से, समझौते से, जो भी करना है, लेकिन ये युद्ध बंद होना चाहिए और जो भी दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो बातचीत से हल हो जाए।
भी मुझे लगता है ये मौका है, क्योंकि अभी डायरेक्ट बात होगी प्रधानमंत्री की और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर के साथ। और मुझे लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्टैंडिंग है रूस के साथ और अमेरिका के साथ और यूक्रेन के साथ, वो एक इस प्रकार के स्टेटमेंट है कि सब उनकी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब ये दोनों लीडर अभी आपस में बात करेंगे तो कोई ना कोई नतीजा उसके ऊपर आगे बढ़ता जाएगा। और आखिरी जहां तक गाजा की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना पीस प्लान आगे पेश किया है, भारत ने उसका समर्थन किया है। वहां पर मुझे लगता है ब्रिटेन भी बीच में आके अगर सभी देश मिल जाएं तो गाजा में भी मुझे लगता है एक शांति स्थिति हो सकती है। और इस प्रकार के अगर ये हॉटस्पॉट्स जो है एक बार अगर शांत हो जाए तो मुझे लगता है जो भारत के जो इकोनॉमी के ऊपर जो हम जोर दे रहे हैं, जैसे हमारे दोनों कुलीग ने इससे पहले बताया है, इसको ज्यादा रुख मिलेगा। और ये भारत के लिए और बाकी देशों के लिए भी मुझे लगता है ये बहुत फायदेमंद होगा। जी, जाहिर तौर पे समुद्री सुरक्षा का मुद्दा, डिफेंस का मुद्दा, रक्षा का मुद्दा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में यह मुद्दा भी रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बात चाहे यूक्रेन रशिया वार की हो या गाजा की बात हो, शांति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वैश्विक शांति के लिए। इस तो दुनिया जानती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शांति प्रयासों को। लेकिन योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को कि मोदी जी ने स्टार्मर के साथ विजन 2035 की घोषणा की है। विजन 2035 क्या है? देखिए, विजन 2035 ये है कि हम किस तरह से जो है दोनों मुल्कों के जो संबंध हैं जी, उनको किस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में जो है आगे ले जा सकते हैं। एक तरफ इकोनॉमिक इश्यूज है, ट्रेड के इश्यूज है, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज हैं। हिस्टोरिकली देखिए, ब्रिटेन के भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन अब जो स्थिति आ रही है, अब भारत के इन्वेस्टमेंट जो है वहां पर बढ़ रहे हैं। कई हमारी भारतीय कंपनी जो है वो जाकर वहां पर इन्वेस्ट कर रही है। हम तो चाहेंगे कि ब्रिटेन के इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़े, तो दोनों मुल्कों के इन्वेस्टमेंट्स जो है अगर एक दूसरे में बढ़े तो उससे दोनों को फायदा होगा। इसी तरह से ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों ने जो साइन किया है उससे जो है दोनों मुल्कों का ट्रेड आपस में काफी बढ़ेगा। ड्यूटीज वगैरह काफी कम हो जाएंगी, ट्रेड बैरियर्स वगैरह जो है बहुत कम हो जाएंगे। उसके अलावा फिर जो और हमारे पॉलिटिकल इश्यूज है, सिक्योरिटी इश्यूज है, एजुकेशनल इश्यूज है या वीजा रिलेटेड इश्यूज है, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है, तो ये विजन 2035 में ये है कि भाई किस तरह से इन सब चीजों के ऊपर मिलकर जो है दोनों मुल्क काम करें और इन सब क्षेत्र में जो है हम किस तरह से प्रगति करें, जिससे कि एक दूसरे, जैसे एजुकेशन का इशू है जी, भारत के इतने सारे विद्यार्थी जो है अमेरिका में और मुल्कों में पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह की नीति जो है राष्ट्रपति ट्रंप अपना रहे हैं, एक बड़ा नैरो एटीट्यूड जो है वीजाज के ऊपर या उन स्टूडेंट्स को काम करने के मुद्दे के ऊपर, तो उससे थोड़ा सा बहुत निराशा हुई है हमारे बच्चों में, स्टूडेंट्स में। तो अब जैसे हमने यूके के साथ मिलके ये तय किया है कि यूके की यूनिवर्सिटीज जो है वो भारत में आके अपनी ब्रांचेस खोलेंगी। तो उसमें देखिए दोनों मुल्क जो है आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ काफी इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे डेवलप हो रहा है और फिर जो है हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यहीं पे जो है वो पढ़ाई जो है कर सकते हैं। जो पैसे वो बाहर जाने पे खर्च करते थे वो यहीं पे खर्च कर, यहीं पे मतलब भारत में ही रहकर और कम पैसों में उनकी पढ़ाई हो जाएगी। और उसके बाद यहीं पर जो है अपने लिए वो नौकरियां वगैरह देख सकते हैं, या जो और मुल्क है जहाँ पर हमारे भारत के लोगों की बहुत जरूरत है, जैसे जापान है, जर्मनी है, यूरोप के और मुल्क है, वहां पर जा सकते हैं, अफ्रीका में जा सकते हैं। तो देखिए इन सब कोऑपरेटिव मेजर से जो है नए एवेन्यूज खुलेंगे हमारे दोनों मुल्कों के लिए, और ये हमारे दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये 9 विश्वविद्यालय जो खोलने की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं, साथ ही बात टैलेंट और टेक्नोलॉजी की जाए तो इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री जी ने खासा फोकस दिया है कि ब्रिटेन और भारत मिलकर टैलेंट और टेक्नोलॉजी की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इन मुद्दों को? देखिए, ये जिस प्रकार से 7 वाइस चांसलर के साथ आए हैं प्राइम मिनिस्टर स्टारमर,
और जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यूके का रहा है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज का रहा है, वो ज्यादातर जो है फॉरेन स्टूडेंट, जिसमें सबसे सर्वाधिक संख्या इंडियन स्टूडेंट्स की हुआ करती थी, वहां पर काफी कमी आई है। वो लोग अब कनाडा और इधर जा रहे हैं, आपके यूएस। तो उधर भी अब समस्या आ रही है पॉलिटिकल रीजंस के कारण, और तमामों और जो अमेरिका की अपनी मागा की कुछ अनप्रिडिक्टेबल नीतियां हैं उनके कारण। तो यहाँ पर जो कैंपस अब खोल करके निवेश करना चाह रहे हैं, वो अपने प्रभुता को बनाने के लिए ये काम करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आ जरूर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो बहुत कुछ कहता है, और जो ब्रिटेन का एजुकेशन सिस्टम है, जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है हम सत्य पर काम करेंगे और निष्ठा पर काम करेंगे, समाज को साथ लेकर के काम करेंगे, क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे, एथिकल काम करेंगे, और ये सारी चीजें इनके एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। तो उनको बहुत सी चीजें यहां से अडॉप्ट करके, जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, भारत बहुत एडवांस्ड है इस एरिया में, तो जो उनके अब तक के अनुभव हैं और भारत का जो एस्पिरेशन है, भारत का जो अपना एथिकल पॉलिसी है, दोनों को क्लब करके यहां पर आएंगे, तो मुझे लगता है शायद उनको इसमें कुछ सार्थक परिणाम नजर आए। जी बिल्कुल ध्रुव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा रक्षा सौदों के बारे में। जाहिर तौर पर रक्षा को लेकर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, और ऐसी जानकारी भी है कि ब्रिटेन भारत को हल्की मल्टी रोल मिसाइल देने को तैयार है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक डिफेंस कोऑपरेशन है, इस बार जिस प्रकार से बाकी देशों के साथ भारत का कोऑपरेशन रहा है, जैसे कि रूस के साथ है, अमेरिका के साथ है, फ्रांस और इजराइल के साथ, ब्रिटेन अभी तक उस दर्जे पर पहुंचा नहीं है। लेकिन ये कोऑपरेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई मुद्दे हैं जहां पर ब्रिटेन जो है वो आगे है। और इसमें दूसरी बात है, भारत भी बहुत आगे है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये एक तरफा होगा। अब जब भी कोऑपरेशन होगा डिफेंस के मुद्दे पर, तो भारत का भी इस पर काफी योगदान होगा और ब्रिटेन का भी इसमें योगदान हो सकता है। एक सिर्फ मैं छोटा मिसाल देता हूं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ये इसमें रूस का योगदान था और भारत का योगदान था, और जब दोनों मिल गए तो एक ऐसी मिसाइल बनी जो दुनिया की नंबर 1 मिसाइल है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोऑपरेशन ये एविएशन सेक्टर में, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में, और जो भी खास करके एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, यहाँ पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये हो सकता है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। और खास करके ये ब्रिटेन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि उनकी तरफ से हमको टेक्नोलॉजी आ रही है और भारत की तरफ से उनको कुछ नहीं है। इसमें जब हम ये डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे तो भारत का योगदान भी होगा, जिसके कि उनका डिफेंस इक्विपमेंट जो है उनमें भी बढ़ोतरी होगी, और वहां से जो एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, ये मुझे लगता है कि हमारे डिफेंस सेक्टर को भी बहुत आगे बढ़ा सकता है। जी योगेश जी, अगर बात जलवायु परिवर्तन की जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? यहां पर भी जहां तक जलवायु की बात करते हैं, तो बेसिकली जो हमारा जो शिप बिल्डिंग है इस समय पर भारत का, ये इस समय पर मैं ये कह सकता हूं कि इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। बेशक इस समय पर भारत खुद अपने वॉरशिप्स बना रहा है, सबमरीन्स बना रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनने वाला है जो इंडिजिनस है। तो ये सब भारत में हो रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो भारत के हैं अभी तक भी, जो खास करके इंजन्स में है, एयरक्राफ्ट के लिए भी और समुद्री जहाजों के लिए भी। दूसरा जो समुद्र में जो कोऑपरेशन होगा, वो दूसरा वो तो ट्रेड रूट्स और सिक्योरिटी के तौर पर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वहां पर भी होगा। तो ये कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में, जाहिर तौर पे ध्रुव जी, रक्षा सौदे को लेकर, सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ है। लेकिन योगेश गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जलवायु ऊर्जा का जो मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दोनों देशों के बीच। हाँ, देखिए, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी वगैरह के ऊपर है, भारत ने बहुत काम किया है। रिन्यूएबल एनर्जीज में कितनी कंपनीज हैं जो भारत में आगे आई हैं, जिन्होंने सोलर एनर्जी पे काम किया है। आज की तारीख में देखिए, हम
2 पैसे 2.5 पैसे पर यूनिट के दाम पर जो है अपनी सोलर एनर्जी बना रहे हैं। और कितनी कंपनीज भारत में जो है अब सोलर मॉड्यूल्स बना रही है। इसी तरह से विंड एनर्जी जो है उसके बारे में हमने बहुत तरक्की की है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो भी हमने इस सब में प्रोग्रेस किया है और जो काम यूके ने किया है वो मिलकर जो है उसके बारे में हम बातचीत करें, किस तरह से हम कोऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका का तो एक बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड इस वक्त है राष्ट्रपति ट्रंप का इसके बारे में। वो तो क्लाइमेट चेंज को ही रिकॉग्नाइज नहीं करते। जी। तो अमेरिका को तो हमें एक तरफ छोड़ना है, लेकिन जो और मुल्क है, जो बड़े मुल्क हैं जैसे यूके है या यूरोपियन यूनियन है या फिर और मुल्क है जैसे जापान वगैरह है, उनके साथ मिलकर ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्लाइमेट चेंज का और ग्रीन एनर्जीज का, जिसपे हम साथ में मिलकर काम करें। किस तरह से हम नई टेक्नोलॉजीज जॉइंटली डेवलप कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर जो है भारत ने बहुत काम किया है। अब छोटे रिएक्टर्स की बात हो रही है कि छोटे छोटे रिएक्टर्स जो है उनको इस्तेमाल करके जो है जो छोटे एरियाज है उनकी हम एनर्जी रिक्वायरमेंट हम मीट करें। तो वो उसके ऊपर भी जो है मिलके ब्रिटेन के साथ काम कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी कटोच जी ने कहा, देखिए ये सब एरियाज ऐसे हैं टेक्नोलॉजी के एरियाज के जहां भारत ने बहुत प्रोग्रेस की है और हम इसके ऊपर अब काफी एक बड़ा एम्फेसिस देने जा रहे हैं आने वाले सालों में। और जो भी अच्छे मुल्क है, एडवांस मुल्क है जहां पर इस तरह काम हो रहा है, उनके साथ मिलकर काम करने में नेचुरली हमारा इंटरेस्ट है और जिससे कि दोनों साइड्स को फायदा हो। जी बिल्कुल डॉक्टर मनोज जी, अगर बात यूएसएनसी की मैं करूं तो भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन देने का भी ब्रिटेन ने एक तरह से समर्थन किया है, समर्थन देने की बात कही है। इस प्रकार का भी दोनों देशों के बीच बातचीत में यह मुद्दा भी उभर कर आया है। इसे आप कैसे देखते हैं? और भारत जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में नए अपने इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से भारत ग्लोबल साउथ की एक क्रेडिबल आवाज, विश्वसनीय और भरोसे वाली आवाज बन चुका है, और जिस प्रकार से आज भारत की स्वीकार्यता अपोजिट पार्टीज के बीच है विश्व में, और भारत ने अपनी शांति को, अपने लोकतंत्र को क्रेडिबिलिटी के साथ बार बार दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत ने दुनिया को सहयोग दिया है, वो चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे ग्लोबल साउथ हो, चाहे ईस्ट के हो, चाहे वेस्ट के हो, सबको समान रूप से दिया है। तो ये भारत की क्रेडिबिलिटी स्थापित करता है। यदि आज यूके अगर सपोर्ट करता है यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता की, तो मुझे लगता है इससे ब्रिटेन का ही कहीं न कहीं कद बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार कह चुके हैं कि आज जिस प्रकार का यूनाइटेड नेशंस है या यूएनएससी है, आज वो क्रेडिबिलिटी लूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी आवाज है, जो सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है दुनिया का, उसको जब वहां पर जगह नहीं दी जा रही है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये सार्थक भूमिका निभा पा रहा है। उत्तर मिलता है कि नहीं निभा पा रहा। तो ऐसे में अभी भी आप देखें जो जिस प्रकार की अभी यूएनएससी में डिस्कशन हुआ, सारे राष्ट्रों ने, यहां तक कि चीन भी उसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में अगर स्टारमर साहब इसको दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दो चीजें और जी बहुत छोटी हैं, लेकिन वो हमको बार बार प्रिक करती है जी। और आज का भारत कोई इस तरह का अंदर से अपने अंदर कोई रखना नहीं चाहेगा। पहला ये कि यूके अपने यहां से टेररिस्ट जो भारत के खिलाफ होता है उस पर क्रेडिबल एक्शन, मैं बार बार एक्शन नहीं, क्रेडिबल एक्शन ले, और जो हमारे यहाँ के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, अगर इकोनॉमिक सहयोग बढ़ाना है तो उनको क्रेडिबिलिटी के साथ उन पर भी कार्रवाई करनी होगी। क्यों? क्योंकि जो आज रणनीति है, जैसे फिनटेक में आप देखते हैं, इसी प्रकार से तमाम और क्षेत्रों में देखते हैं, आईटी सेक्टर में देखते हैं, तो भारत बहुत आगे निकल चुका है। कौन सोच सकता था आज से कुछ वर्ष पहले कि भारत रूस से सस्ता तेल लेकर के सस्ते में नाटो कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करके उनके यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी देगा। तो निश्चित तौर पर जब उनको एनर्जी सिक्योरिटी दे सकता है, वैक्सीन सिक्योरिटी दे सकता है,
फूड सिक्योरिटी दे सकता है, तो भारत को यदि यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलती है तो मुझे लगता है इससे विश्व का कल्याण ही होगा। जी, जाहिर तौर पे भारत ब्रिटेन रिश्तों को एक नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, नई मजबूती दे रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा आ रही है। आप तीनों ने सनसेट टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।